विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री केशव राय जी, निर्णायक श्री अजय प्रकाश शुक्ला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले मान्यवरों, गुरुजनों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के सभी प्रतियोगियों का विशेष स्वागत करती हूँ क्योंकि उनके वजह से ये प्रतियोगिता हो रही है। हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो संस्कार हैं, यही हमारे देश को जोड़कर रखते हैं। और इसी परंपरा को बढ़ाते हुए मैं मुख्य अतिथि जी और निर्णायक जी से और हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती कंचन जी से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करें। नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी, हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी, मां वीणा पुस्तक धारिणी, मां वीणा पुस्तक धारिणी, भवभञ्जनि मनोरञ्जनि शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता। हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी, मां वीणा पुस्तक धारिणी, भवभञ्जनि मनोरञ्जनि शारदा माता। नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा माता, नमो शारदा माता। वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, ध्वनि की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों की सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज कार्यक्रम में हमारी निर्णायिका महोदया थोड़ा देरी से आने वाली हैं, इसीलिए हमने कार्यक्रम में थोड़े से परिवर्तन किए हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत जो है, मैं आपको परिचय देती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम का। उसके बाद मैं आपको हमारे मुख्य अतिथि जी के परिचय से अनुभूत कराऊंगी। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय काव्य पठन तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कल हमारे विद्यालय में अंतर विद्यालय काव्य पठन प्रतियोगिता का समारंभ हुआ और आज हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आज के हमारे मंच के जो मुख्य अतिथि हैं श्री केशव राय जी, उनका परिचय देने का मुझे मौका मिला और उनका परिचय लिखना मेरे लिए बहुत ही भारी था, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं क्या लिखूं जो अपने आप में एक परिचय बनकर चल रहे हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ खुद को, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति का परिचय मुझे देने का अवसर मिल रहा है। और आपको जो मैं उनका परिचय बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये इतने सारे विशेषण क्यों इस्तेमाल कर रही है आज टीचर। सर, आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले आते हैं, सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटने जाते हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं जब हमारे एक निवेदन पर आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं। सर हिंदी भाषा जगत के सराहनीय, शोभनीय और अत्यंत श्रेष्ठ दर्जे का कार्य करते आ रहे हैं और इसी वजह से आज सर को थोड़ा जल्दी भी जाना है। आप विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंग समिति के अध्यक्ष हैं और प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय परिसंवाद व विश्व हिंदी सेवा समारोह का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं। हाल ही में 2 सितंबर को आपने उज्जैन तथा 3 सितंबर को इंदौर में मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति ने यह कार्यक्रम आयोजित किया और बहुत ही जोर शोर से आयोजित किया और बहुत सारे सम्मानीय व्यक्ति को सम्मानित भी किया। आने वाली 14 सितंबर जिस दिन हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, उस दिन भी सर को इस्कॉन में हिंदी दिवस की इस विकास यात्रा को आगे कार्यान्वित करना है। बच्चों, ये कार्य इसलिए अद्भुत है क्योंकि सर उन बुद्धिजीवियों, कलाकारों, कवियों, उपन्यासकारों, साहित्यकारों को सम्मान देते हैं जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी विरासत को संभाल रहे हैं और हमारी संस्कृति को ऑक्सीजन से भरने का काम कर रहे हैं। ऐसी महान विद्वत्व व्यक्ति का परिचय मैं क्या दूं? बच्चों, इतना ही नहीं, केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर 10 जनवरी को ये सेवा सम्मान समारोह करते आ रहे हैं। और जब हिंदी भाषा का विकास करने वाले ऐसे सारथी हमारे साथ में हो तो हमारा हिंदी भाषा जो है वो एक ऐसा विजय रथ लेकर हमेशा निर्विघ्न ही दौड़ता रहेगा, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास है। और ऐसे सेवाभावी, कर्मठ, सहृदय महान व्यक्ति को हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम सच में धन्य हो गए, हम सच में गौरवान्वित हो गए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुआयामी आपके काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज, और आपका स्वागत करने के लिए मैं हमारी प्रधानाध्यापिका कंचन जी से अनुरोध करूंगी कि वो आपका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मुख्य अतिथि ऐसे कहाँ सबको उपलब्ध, मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्राणत। हमारे कार्यक्रम के निर्णायक जी श्री अजय प्रकाश शुक्ला जी का परिचय मैं आपको देने जा रही हूँ। सर का परिचय भी एकदम अद्भुत है। आज हमारे कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं वो बिल्कुल अलग हैं और आप सोचेंगे कि ऐसे लोगों को हमने कार्यक्रम में बुलाया है। और मैं खुद भी जब इनका परिचय लिख रही थी तो मैं भी बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और मुझे बहुत प्रेम हुआ उस वक्त हिंदी भाषा से, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही हिंदी भाषा के प्रति हमारा प्रेम जो है वो बना रहता है। हम तो शिक्षक हैं, हम तो प्यार करेंगे ही अपनी भाषा से, पर ऐसे लोग जो इस भाषा से थोड़े दूर हैं फिर भी उस भाषा में अपना कार्य जारी रख रहे हैं, उनके लिए तो तालियां जोरदार बजती है। सर ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पदवी हासिल की है और सर इस पदवी के बिल्कुल विरोधाभास अपने हिंदी प्रेम के परचम को लहरा रहे हैं। आप उपन्यास, कविता, कहानी तथा लघुकथा इन विधाओं से निपुण हस्ती हैं और आप ग्लोबल कलर्स एंड केमिकल लिमिटेड में कार्यरत रहते हुए भी स्वतंत्र लेखन करते हैं और आपकी इस लेखन की वजह से आपकी 2 प्रकाशित हुई उपलब्धियां भी हैं, जिसमें अभिशप्त श्यामला एक उपन्यास है और अग्निशिखा एक काव्यधारा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। और सर के इस विद्योत्मा साहित्य सेवी सम्मान की तरफ से इस उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है और साथ में हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा जैनेन्द्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रतिभा संपन्न हिंदी प्रेमी को अपने निर्णायक पद पर पाकर हम धन्य हो गए। मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और आपके लिए सभी 2 पंक्तियाँ।
नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में ज़मीं होती है। नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में ज़मीं होती है। आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ साथ आपका अभिवादन करती हूँ। विद्यालय की छात्रा पुष्पगुच्छ से आपका स्वागत करती हूँ। वो भी आ गई हैं, तो उनका परिचय भी बनता है। बच्चों, आज हमारे बीच में हमारी दूसरी निर्णायिका के रूप में डॉक्टर पूजा हेम कुमार अलापुरिया जी जो हैं, उनका परिचय मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। मैडम, आपका स्वागत है। आप अगर थक गई हैं तो थोड़ा सा। हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाली डॉक्टर पूजा अलापुरिया जी MA, BEd, MPhil, PhD, PGMJ, PGDCA सभी पदवियों से सम्मानित हैं। तो इनके नाम की तरह उनकी डिग्रियां भी पूजनीय हैं। आप नाटक, कविता, कहानी, लघु कथा तथा समीक्षा इन सभी विधाओं की ज्ञाती हैं। आपके द्वारा प्रकाशित नई अनुभूति काव्य संग्रह को जयपुर में साहित्य सम्मान तथा हिंदी के श्रेष्ठ बाल नाटक पुस्तक को 2021 में अनुबंध साहित्य की श्री सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन गौरव शिक्षक सम्मान, आदर्श शिक्षक गौरव सम्मान आदि से आपको सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति एवं अभ्यास मंडल में आपको अभ्यासगढ़ सदस्य और पुस्तक निर्मिति में आपका अमूल्य योगदान देने के लिए सराहना मिली है। साथ में मराठी अखबार लोकसत्ता में छात्रों को हिंदी पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिए भी मैडम जानी पहचानी जाती हैं। गांधी विचार संस्कार परीक्षा जलगांव में बतौर समन्वयक मैडम पिछले 11 वर्षों से अपना योगदान दे रही हैं। आप अनेक कॉलेज और स्कूलों में हिंदी पाठ्यक्रम के संबंधी व्याख्यान देती रही हैं और इन उपलब्धियों की धनी डॉक्टर पूजा हेम कुमार अलापुरिया जी को हम अपने निर्णायिका के रूप में प्राप्त होकर सच में कृतज्ञ हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बायोडाटा में ये लिखा था कि मैं लेखनी जो है इसलिए करती हूँ ताकि मेरी लेखनी जो है वो लुप्त न हो जाए। तो अपनी विधा को लुप्त न करने के लिए भी व्यक्ति लेखन लिखता है। ये भी एक अपने आप में धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने ये जो लाइन लिखी है इसमें बहुत बड़ी बात है बच्चों की। वो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं लिख रही हैं, अपनी लेखन को कहीं वो लुप्त ना हो जाए। जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है धीरे धीरे लोग उसे बोलना छोड़ रहे हैं ना, वैसे ही तो ये कितनी अच्छी बात है कि अपनी भाषा को जपने के लिए, अपनी विधा को जपने के लिए वो लिखान काम करती है और उसमें सम्मान भी अपने आप प्राप्त करती हैं। सो हम विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका स्वागत हमारे विद्यालय की छात्रा पुष्पगुच्छ से करेगी। आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, आप ही आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका कोई और न छोड़। आप बताइए, क्या इससे किसान के परिवार का पेट पल सकता है? और इसी के वजह से उनके बच्चों को अशिक्षित रहकर या अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस खेती करनी पड़ती है। किसान होना गलत बात नहीं है, ना खेती करना गलत बात है, लेकिन अनपढ़ रहकर खेती करना गलत बात है। आज जब भी हम सुनते हैं कि एक किसान के बेटे ने हमें चांद पर पहुंचा दिया या एक किसान की बेटी IAS अफसर बन गई, हम बहुत खुश होते हैं, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो आज भी खेती कर रहे हैं अपनी शिक्षा छोड़कर? आप सब में से कोई इंजीनियर, पायलट, IAS अफसर बनना चाहेगा, लेकिन आज मैं पूछता हूं आप में से कौन एक किसान बनना चाहेगा? क्या हम किसानों का सम्मान देते हैं उनका? नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम उनका सम्मान उनको वापस लौटाएं। और इसी के साथ मैं गिरिराज सक्सेना आखिर में यही कहता हूं, अगर परिस्थिति ऐसे ही चलती रही तो भारत में युवाओं का कृषि क्षेत्र में कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। धन्यवाद। शिक्षक महोदय एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है इस विषय के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो कृपया मुझे क्षमा करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है।
किसान यहाँ एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और बिना कृषि के तो हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का 16% इसी कृषि से आता है और इसीलिए इसमें कोई शक भी नहीं कि कृषि अनादिकाल से सर्वोच्च कार्य रहा है। मित्रों, इसी संदर्भ में एक पंक्ति कहना चाहूंगी कि उत्तम खेती मध्यम बाण अधम चाकरी भीख निधान, अर्थात खेती करने योग्य सबसे उत्तम कार्य है, फिर व्यापार, फिर नौकरी चाकरी, और यदि कुछ ना मिला तो भैया भीख ही निदान है। परंतु आज इसे एकदम से पलट कर रख दिया गया है। समाज में कृषि को एक चुनौती मानी जाती है कि यदि कुछ ना मिला तो खेती ही कर लेंगे। परंतु ऐसा कहा गया है कि कृषि और युवा दो ऐसी चीजें हैं जो भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। आज ऐसे अनेक उदाहरण भी उपलब्ध हैं जहां लोग शून्य बजट, प्राकृतिक कृषि, कार्बनिक कृषि करके एक अच्छी आय बना रहे हैं। जहां तक देखा जाए तो कोरोना महामारी के समय में भी स्वरोजगार की तरफ युवाओं को आकर्षित करने में कृषि ही सबसे आगे रहा है। अच्छा महोदय, एक बात बताइए, जिस देश की 75% जनसंख्या युवा हो, जिस देश की 54% भूमि कृषि भूमि हो, तो भला हम कैसे कह सकते हैं कि उस देश के युवाओं का भविष्य कृषि क्षेत्र में उज्जवल नहीं है? आप सभी ने तो सुना होगा कि वर्तमान में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तथा जय अनुसंधान। और इसे सार्थक करने के लिए आज पूरे देश में कुल 73 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। आज कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के कई अवसर हैं। आज खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया जा रहा है। आज बड़े बड़े शैक्षणिक विभागों जैसे आईआईटी तथा आईआईएम से पढ़े लिखे लोग कृषि क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो भला ये कहना कैसे उचित होगा कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं है? मैं अंत में एक और पंक्ति कहना चाहूंगी कि खेती उत्तम काज है, ईसम और न कोई। खेती उत्तम काज है, ईसम और न कोई, खाबे को सबको मिले, खेती कीजिए सोई। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मित्रों, वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारत के विकास का रास्ता युवाओं के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, विपक्ष में मैं। ईमान का सौदा करते हैं, जिंदगी की कीमत क्या जाने। ईमान का सौदा करते हैं, जिंदगी की कीमत क्या जाने। जो फसल की कीमत दे न सके, वो जान की कीमत क्या जाने, वो जान की कीमत क्या जाने। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं है, क्योंकि कृषि कार्य में काम करना कठिन होता है। इसीलिए आज के युवा कृषि संबंधी कार्य को नहीं अपना रहे हैं। इसकी एक और वजह यह है कि अगर फसल उगाने से लेकर फसल तैयार होने तक यदि कोई दैवीय आपदा आ गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसमें किसानों को बहुत नुकसान भी होता है। यही कारण है कि आज के हमारे किसान अधिक तनाव के कारण आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसीलिए आज के युवा वर्ग गांव को छोड़कर शहरों में पढ़ाई लिखाई के वास्ते बस रहे हैं और देश दुनिया की तमाम बातों से अवगत हो रहे हैं। आखिर इतनी पढ़ाई करने के बाद और देश की तमाम बातों को जानने के बाद एक युवा क्यों खेती करने जाए? युवा खेती ही क्यों करे जब उसके सामने तमाम तरह के विकल्प मौजूद है? ऐसे में अगर आप खेती की तरफ से वकालत करने आए हैं तो हमें बताइए कि ऐसा क्या है खेती में जो आजकल के युवाओं को लुभा सके? है कुछ ऐसा जो लोग दिन में 24 घंटों तक तमाम तरह के गुफ्तगू के बीच खेती जैसी चीज का घंटों तक जिक्र कर सके? क्या आप इस विषय को इतना ट्रेडिंग, इतना लुभावनी बना सकते हैं कि लोग बाकी रोजगारों की जगह खेती में अपना भविष्य देख सके? क्या आप इसके माध्यम से उन्हें इतना पैसा, इज्जत और शोहरत दिला सकते हैं कि वे अपना जीवन खुशी से बिता सके? नहीं ना। अगर देश के किसानों की ऐसी दशा है
तो कोई भी युवा किसान क्यों बनना चाहेगा? हर कोई किसान बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि हर किसी में अलग अलग हुनर होते हैं। वे किसी और कार्य में पारंगत होते हैं और उनसे अधिक पैसा कमा सकते हैं, साथ ही नाम और शोहरत भी कमा सकते हैं। फिर भी कृषि कार्य क्यों करें? अंत में मैं किसानों की तरफ से बस इतना ही कहना चाहूंगी, पेट भर रहा हूँ देश का, पर आज मैं परेशान हूँ। पेट भर रहा हूँ देश का, पर आज मैं परेशान हूँ। चीथड़ों में लिपटा हुआ मैं आज का हिंदुस्तान हूँ, मैं आज का हिंदुस्तान हूँ। जिम्मेदारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है इस विषय पे पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निधान। अर्थात खेती करना सबसे अच्छा कार्य है, खेती के बाद व्यापार करना अच्छा कार्य है, इसके बाद चाकरी यानी नौकरी को स्थान दिया गया है और अंत में जब कुछ नहीं कर सकते तो भीख मांगना ही अंतिम विकल्प है, जिन्हें कृषि कार्य में सबसे बेकार काम माना गया है। यानी कृषि कार्य बेकार नहीं है, यदि युवा चाहे तो वह देश का कायाकल्प कर सकता है। देर से ही सही पर मिलता जरूर है, देर से ही सही पर मिलता जरूर है, चाहे वो समस्या का हल हो या फिर मेहनत का फल हो। असल में किसी भी देश के मानव संसाधन को उत्पादन बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिनिधित्व जितना ज्यादा होता है, देश उतना ही ज्यादा तरक्की की राह पर रफ्तार भरता है, क्योंकि समाज का सबसे सक्रिय और क्षमतावान वर्ग युवाओं का ही होता है। युवाओं का आत्मनिर्भरता का शिंदा देश की खुशहाली से है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की कमी नहीं और जहां युवा अपने नवाचार के द्वारा न केवल अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है, बल्कि देश की दशा और दिशा भी तय कर सकता है। एवं मेरे प्यारे मित्रों, सादर नमन। मैं आज आप सबके समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने की अनुमति चाहती हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश की धरती सोना तो उगलेगी ही, लेकिन जब कोई उस धरती के साथ मेहनत करने के लिए तैयार होगा तब ना। आज हमारे समाज में कृषि को बेकारों और निरक्षरों का पेशा मानने की मानसिकता बन चुकी है। लोग कृषि और किसान से इस तरह व्यवहार करते हैं मानो वो समाज के मुख्य धारा से अलग हो। गौरतलब है कि भारत में कृषि को कमतर आंका गया है और इस अवधारणा को बल मिला है कि जो कुछ नहीं करता वही किसान बनता है। यही कारण है कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी भारतीय कृषि को वह मुकाम नहीं मिल पाया है जिसके वह हकदार हैं। वास्तव में युवाओं की कृषि में रुचि न होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण किसानों के पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी का अभाव है। जिंदगी कट रही खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं। जन्म लेकर मिट्टी में दफन होते थाल में, भूखे मरते हैं हम बाढ़ में आकार में, भूखे मरते हैं हम बाढ़ में आकार में। उठाया कर्ज हमने रक्त के हर एक बूंद पर, फिर भी कर्ज ये हटता नहीं घटता नहीं, फिर भी कर्ज ये हटता नहीं घटता नहीं। चुल्लू भर उम्मीदें खेती से अब मिलता नहीं, चुल्लू भर उम्मीदें खेती से अब मिलता नहीं, घर का खर्च तक खेती से अब चलता नहीं। इसके अतिरिक्त सूखा, बाढ़ व अधिक वर्षा होने, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं। आज कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीक का प्रयोग न कर पाना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडारण सुविधाओं की कमी, योग्य कृषि प्रशिक्षण का अभाव, अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण उपज में आती कमी इत्यादि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मैं ये जानती हूँ कि कृषि भारत की आत्मा है। यह न केवल खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और हमारी आधी आबादी की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी परिस्थितिकी, संस्कृति और सभ्यता का भी एक स्तंभ है। किंतु जब तक जंगली सुअर और नीलगाय जैसे पशुओं द्वारा
लहलहाते फसलों को खत्म किया जाता रहेगा, मौसम की अनुकूलता की स्थिति में सरकार की असहकारिता एवं उदासीनता बनी रहेगी, तब तक कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अंत में इन शब्दों द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। भारत की आत्मा बसती है गांवों में, खेतों में, किंतु शरीर सजता है नगरों में, शहरों में, किंतु शरीर सजता है नगरों में, शहरों में। करो नौकरी मॉल में, उद्योग में, करो नौकरी मॉल में, उद्योगों में, क्या रखा है आज खेत में खलिहान में, क्या रखा है आज खेत में खलिहान में। धन्यवाद। हौसले बुलंद करके जो सफर की शुरुआत करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि आज की महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान युवा कृषि की ओर क्यों मुड़े, जब उनके सामने तमाम तरह के विकल्प मौजूद है। रोज नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, युवाओं की पसंदें बदल रही हैं। युवा अपने पसंद की नौकरी करना चाहते हैं, ऐसी नौकरी जहां उन्हें पैसे मिले, इज्जत मिले, नाम मिले और पहचान भी मिले। यदि युवा इनमें ही अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि जिंदगी में लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को पाने के लिए दृढ़ रहो। मित्रों, किसानों को दी जाने वाली संसाधनों, योजनाओं, सुविधाओं की जो बात की जा रही है, अर्थात की धरातल पर क्या इन योजनाओं का पूरा लाभ किसानों को मिलता है? चुनाव के पास आते ही वोट बटोरने की राजनीति के चलते लंबे चौड़े वादों की लिस्ट जारी की जाती है, पर चुनाव परिणाम के बाद सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। मित्रों, कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल होता तो गांव के युवा शहरों में 8-10 हजार की नौकरी के लिए अपने कई एकड़ खेती को छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में बेबस लाचार जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं होती। आज डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनना देखना चाहता है, लेकिन एक किसान अपने बेटे को किसान बनने नहीं देना चाहता। मित्रों, समाज का एक ऐसा युवा वर्ग जो गांव को छोड़कर शहरों में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने के सपने संजो रहा है। कोई कलाकार, कोई इंजीनियर, कोई अभिनेता, तो कोई वैज्ञानिक बन चांद पर मंगल ग्रह पर जाना चाहता है। मित्रों, हमारे समाज का दूसरा ऐसा युवा वर्ग भी है जिनके उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ हम वाद विवाद कर रहे हैं। वे तो 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं, जिनके सपने ऑनलाइन गेम खेलते हवा हो रहे हैं। मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, डोमिनोज से बाहर निकले तब तो जाने कृषि क्या है, कृषि में भविष्य क्या है। मित्रों, आजादी के बाद उदारीकरण, औद्योगिकरण आदि विभिन्न सुधारों के माध्यमों से उद्योगों का कायाकल्प हुआ है। उद्योगों को घाटे से उभारने के लिए करोड़ों रुपयों की सरकारी राहत दी जाती है, लेकिन जब किसान तथा कृषि क्षेत्र की बात आती है तो इतनी कम राशि दी जाती है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित है। मित्रों, पिछले 20 वर्षों से किसान कर्ज तथा दूसरे प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान के कारण लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुश्किलें जरूर है, पर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से कह देना भी पहुंचा नहीं हूं मैं। साल भर परिश्रम करने के बाद भी किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है, बल्कि बिचौलिए मोटा लाभ कमा रहे हैं। जिस एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है, वो भी कुछ राज्य तक ही सीमित है। आज किसान किसी भी तरह से कर्ज आदि का जुगाड़ करके बीज बो भी देता है तो नीलगाय, नंदी बावा, जंगली सुअर आदि से निगरानी करते करते उसकी कमर टूट जाती है और बची कुछ फसल मौसम की मार से स्वाहा हो जाती है। इसलिए तो किसान किसानी छोड़ मजदूरी करने पर विवश हो रहे हैं। कृषि में उज्जवल भविष्य की तलाश करने वाले मेरे मित्रों, आप गांव में जाना नहीं चाहते, वहां के खेत खलिहानों में घूमना नहीं चाहते, खेती में लगती है कितनी मेहनत उसका मोल नहीं जानते, बस यहाँ बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह कृषि में उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। मित्रों, युवाओं का भविष्य तर्क वितर्क से नहीं सुधरने वाला है, बल्कि युवाओं के अद्वितीय लक्ष्य, अदम्य साहस, अथक प्रयास आदि से युवाओं का भविष्य सफल होगा।
जहाँ चाहा वहाँ रहा। इसलिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे वही क्षेत्र आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचाएगी। सिर्फ एक ही क्षेत्र में बढ़ने की जरूरत हम युवाओं को नहीं है। इसलिए आप जो भी काम करो मेहनत से करो, मजे से करो और इतिहास रचो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि खुद ही खुद का सहारा बन, तारों के भीड़ में ध्रुव तारा बन, देखती रह जाए जमाने की नजरें, देखती रह जाए जमाने की नजरें, तू कुछ ऐसा नजारा बन, तू कुछ ऐसा नजारा बन। धन्यवाद। उत्तम व्यवसाय बताया, क्योंकि यह आपका अपना स्वरोजगार है जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता की समस्त वस्तुएं पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समस्त लघु, मध्यम व कुटीर कृषि पर ही निर्भर है। जैसे कपड़ा मिले कपास पर, चीनी मिले गन्ना उत्पादन पर। इस व्यवसाय से गांवों का सतत विकास होगा और रोजगार की समस्या काफी हद तक हल हो जा सकती है। साथियों, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि आज भी 50% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, परंतु कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में केवल 16% योगदान है, क्योंकि हमारे किसान अशिक्षित है और हमारी कृषि परंपरागत साधनों पर निर्भर है। अतः कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की आवश्यकता है, जो कि आधुनिक युवाओं के कृषि क्षेत्र में जुड़ने से ही संभव है। परंतु हमारे यहाँ कृषि व किसान को हेय दृष्टि से देखा जाता है। कृषि को बेकारों व निरक्षरों का व्यवसाय माना जाता है। मित्रों, स्थिति में बदलाव आ चुका है। हमारे युवा फल फूल व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, मिल्क प्रोडक्ट, काफ्टेन, खाद बीज की दुकान, सजावटी पौधों की नर्सरी जैसे व्यवसायों से जुड़ चुके हैं। इससे अच्छा खासा धन प्राप्त हो रहा है, बस इसे वैज्ञानिक तरीके से करने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। इस दिशा में युवाओं के सहयोग के लिए देश भर में 73 कृषि विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से सक्रिय है। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, हमारे किसान अशिक्षित हुए तो मौसम, मिट्टी, जलवायु, उपसर्ग, कीटनाशक, सिंचाई की जानकारी रखेगा। उपसर्गों को सही दाम मिले, फल सब्जियां खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना, यह सब आधुनिक काम किसान ही कर सकता है। युवाओं को खेती करने की अगर युवा खेती नहीं करेंगे तो भविष्य के किसान कहाँ से पैदा होंगे। अतः युवा को कृषि क्षेत्र में जुड़ने की सख्त आवश्यकता है। जय हिंद। तथा मेरे प्रतियोगी भाइयों एवं बहनों, संप्रति सर्वोदय विद्यालय द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। विषय है, कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है। महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सर्वाधिक युवाओं वाला राष्ट्र है, किंतु मार्गदर्शन के अभाव में महानगरों की ओर पलायन करने के कारण मृगमरीचिका में फंसकर लक्ष्य से कोसों दूर दिग्भ्रमित हो गया है। मित्रों, इसमें युवा पीढ़ी का रंच मात्र भी दोष नहीं। अभिभावक अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर ही बनाना चाहते हैं। कोई भी किसान अपने बच्चे को कृषक नहीं बनाना चाहता है। सूट बूट में अधिकारी या छोटे मोटे पुलिस दरोगा की कोष में ही अपने पालतू को देखना चाहते हैं। महानुभव,
मेरी समझ से युवाओं को एकाधिक मात्रा में कृषि कार्य में ही जुट जाना चाहिए। कहा भी गया है, उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। कृषि विज्ञान में महारत बस हासिलकार युवाओं को एकाधिक मात्रा में कृषि कार्य में जुट जाना चाहिए। इस क्षेत्र में खेती करने के साथ साथ नए नए तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई से संबंधित कौशल अपनाकर पूरे मन से कृषि कार्य में जुट जाना चाहिए। साथियों, कोरोना काल ने हमें सबक सिखा दिया है। सभी शहर छोड़कर गांव की ओर भाग रहे थे। कुछ लोगों ने काम धंधा छोड़कर पूरे मन से कृषि कार्य को अपना लिया है। हाँ, शिक्षा वहाँ भी आवश्यक है। पहले मात्र कुछ अनुभवों के आधार पर कुछ प्रतिशत लोग ही खेती में सफल हो पाते थे। अधिकांश अज्ञानता के कारण वहाँ भी असफल रहते थे। सत्य पूछिए, कृषि क्षेत्र में ही युवाओं को पर्याप्त अवसर एवं संभावनाएं हैं। नौकरियों की लालच में इधर उधर भटकने से अच्छा कृषि कार्य में अपना ध्यान लगाकर अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। आजकल तो श्री अन्न की विशेष चर्चा है। भारत में G20 के माध्यम से मोटे अनाज एवं पर्यावरण के विषय में पूरे विश्व में जन जागृति पैदा कर रहा है। मेरे युवा साथियों, आज हमें ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान देते हुए अपने साथ साथ राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का भला करना चाहिए। विश्व का भला करना चाहिए। सरकार कृषकों पर विशेष ध्यान दे रही है, उत्पादन के महत्व को समझ रही है और किसानों के खाते में 2-2 हजार भेज रही है, क्योंकि किसानों को स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य बाजार, स्वास्थ्य बीमा एवं तीव्र आगमन के साधन सुविधाएं प्रदान कर रही है। अतः कृषि क्षेत्र में ही युवाओं का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों को मेरा सादर अभिवादन। आज मैं आप सबके समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है या नहीं, इस विषय पर अपना मत व्यक्त करने जा रहा हूँ। मेरे मत अनुसार कृषि में युवाओं का भविष्य नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि कृषि में घटती लाभप्रदता और आय। कृषि में एक फसल के पीछे काफी अधिक पैसे खर्च होते हैं, परंतु किसान को उसके बदले आय बहुत कम मिलती है, इतनी कम कि उनका गुजारा करना भी मुश्किल होता है। खेती करने वालों को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर अथवा इंजीनियर होता है तो उसे उच्च सम्मान मिलता है, परंतु यह सम्मान किसानों को नहीं मिलता। कृषि में मेहनत अधिक लगती है, दिन भर धूप, गर्मी और कीचड़ में खड़े रहना पड़ता है और उसके बदले पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। इसके विपरीत दूसरे रोजगार में मेहनत कम लगती है और पैसे भी अधिक मिलते हैं, जैसे बैंक की नौकरी, कंपनी में नौकरी। इन सब में हमें एसी में बैठकर काम करना रहता है और मेहनत भी अधिक नहीं लगती। तो कौन करना चाहेगा खेती? सब इस आराम वाली नौकरी को ही चुनना चाहते हैं। वर्षा के समय हम आए दिन खबरें सुनते हैं, कहीं बाढ़ आ गई तो किसानों की फसल बर्बाद हो गई, कहीं सूखा पड़ गया तो किसानों का नुकसान हो गया। उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और फायदा उन्हें बहुत कम होता है। सरकार भी उनकी मदद करने की बस बड़ी बड़ी बातें करती है, परंतु उनकी मदद करता कोई नहीं है। किसान खेती करके किसान क्या करेगा जब उसे इस रोजगार में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। किसान को मोटे कपड़े का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो पाता। वह अपने बच्चों को शिक्षा और अच्छी पोशाक तक नहीं दे पाते। किसान की पत्नी अधिक आय के लिए दूसरों के खेतों व घरों में काम करती है। उन्हें रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिलता, वह घास फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर है। इन्हीं सब दुर्दशा से ऊबकर किसान अवसाद से ग्रस्त हो जाता है और अंततः वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 2008 में 16,196 किसानों ने आत्महत्या की थी और 1954 से लेकर 2011 के बीच 17 वर्ष में 7,50,760 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों के आत्महत्या करने के आंकड़े भले ही अलग हैं, परंतु कारण सभी का एक समान है। आज के आधुनिक युग में देखें तो जो युवा खेती करते हैं उनका विवाह करना भी मुश्किल होता है। लोग जय जवान जय किसान का नारा तो लगाते हैं, परंतु उन्हें अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक किसान तक मंजूर नहीं होता।
उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर अथवा सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब कृषि करने पर इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो क्यों करें हम खेती। इससे अच्छा हम कोई दूसरा रोजगार करें जिससे हमें ज्यादा सम्मान मिले। इसलिए मैं इस मत के बिल्कुल विरोध में हूँ कि कृषि में युवाओं का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। रहा है कायाकल्प पक्ष से। इसके बाद कालिंदी यह कृति का बच्चा विपक्ष से तैयार रहे। अभी जो प्रस्तुति हो रही है पक्ष से कायाकल्प। आदरणीय निर्णायकगण, अतिथिगण एवं मेरे सह प्रतियोगी भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। एक कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरी, भीख निदान, अर्थात खेती करना सबसे उत्तम कार्य है। यदि युवा कृषि से जुड़ जाए तो देश की काया पलट हो सकती है। किसी भी देश की मानव संसाधन को उत्पादन बनाने में युवा का सबसे बड़ा योगदान रहा है। युवाओं की आत्मनिर्भरता का संबंध देश की खुशहाली से है। इसलिए युवाओं को उत्तम गुणवत्ता वाली पूर्ण शिक्षा, उम्दा कौशल और टिकाऊ रोजगार होना समय की मांग बन गई है। मैं विषय के विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति से कॉलेज स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए तो कुटीर एवं घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे पैसों की चाहत में युवा वर्ग कृषि क्षेत्र में जोश और जुनून से आए। और दरअसल युवा और कृषि दो ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत को विशिष्टता प्रदान करती हैं। आज भारत में युवाओं और कृषि को जोड़ने के लिए देश भर में 73 कृषि विश्वविद्यालय प्रयासरत हैं। और तो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT, IIM और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग कृषि क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आज कई युवा किसान ऐसे हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिंक स्थापित हो गया है और वे अच्छे खासे व्यापार भी कमा रहे हैं। और अगर युवा किसान खेती से जुड़ जाए तो युवा आत्मनिर्भर होंगे, देश आत्मनिर्भर होगा और देश का कल्याण होगा। मैं विषय के विपक्ष से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को महत्व दिया है। आज बीते वर्षों में 3000 से ज्यादा स्टार्टअप कृषि क्षेत्र के टेक्नोलॉजी पर हुए हैं और इससे किसानों का जीवन आसान बन रहा है। आधुनिक खेती पद्धति में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रोन की सहायता से खेती करना आसान हो गया है और जिसके कारण युवा बढ़ चढ़कर खेती क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं। अतः युवा खेती को स्वरोजगार की तरफ अपना रहे हैं। और भारत के बाद युवाओं की अच्छी जनसंख्या है, सस्ता श्रम है, विविध फसलों के लिए विविध मौसम है, सैकड़ों नदियां हैं और विभिन्न सस्ता श्रम है। इसलिए युवा ठान ले तो भारत कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है और इन पंक्तियों को सार्थक कर सकता है जो कहती है, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वानजनों और निर्णायक मंडल को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है इस विषय के विपक्ष में अपने मत व्यक्त करने जा रही हूँ। आज के आधुनिक समय में हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि आने वाले कुछ समय में शायद अन्न भी हमें साइंटिस्ट के द्वारा ही मिल जाए। ऐसे में यदि युवा कृषि क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसे भी कृषि क्षेत्र इतना कठिन होता है कि मनुष्य को अपना सब कुछ कृषि क्षेत्र को देना पड़ता है, परंतु परिणाम क्या निकलता है? यही ना कि किसी वर्ष बरसात अधिक होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती है तो किसी वर्ष बरसात ना होने के कारण अंत में इतनी मेहनत करने के बाद भी जब किसानों को कुछ हासिल नहीं होता तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। भारत में किसान आत्महत्या 1990 के बाद पैदा हुई स्थिति है। राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 1994 से 2011 के बीच यानी 17 वर्ष के बीच 7,50,760 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो क्यों करना ऐसा कार्य जिसमें हमारे देश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही मिले? इससे तो बेहतर यह होगा कि वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े, नौकरी करे, न कि ऐसे कार्यों में अपना समय नष्ट करे। यदि इसी तरह हमारे देश के युवा आत्महत्या करते रहे तो हमारे
कभी सोचा है आपने, हमारे देश को जवानों का देश भी कहा जाता है, और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। बाकी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को जितना सम्मान मिलता है उतना सम्मान किसानों को नहीं मिलता है। त्यागमयी विपक्ष से, इसके बाद मृगनयनी पक्ष से ये छात्र तैयार रहे। मृगनयनी पक्ष से अभी जो प्रस्तुति हो रही है विपक्ष से त्यागमयी। आदरणीय मंचासीन महानुभावों, निर्णायक, श्रोतागण एवं मेरे सहज प्रतियोगी भाई और बहन, आज मैं आप लोगों के समक्ष कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने हेतु उपस्थित हुई। महोदय, विषय के पक्ष बहुत सी सरकारी योजनाएं और कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे विवरण को देखकर कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य सुनहरा है, इसका भंड फैला रहे हैं, किंतु आज के युवा इससे रिजल्ट चाहते हैं। वे हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पर विश्वास करते हैं। ऐसे में जब रील्स, ब्लॉग्स और शॉर्ट बनाकर कम समय में शौहरत और पैसा पाया जा सकता है, तो कृषि क्षेत्र में आकर कमर तोड़ मेहनत कौन करना चाहेगा। महोदय, विषय के पक्ष इजराइल, ब्राजील व जर्मनी की आंतरिक खेती से प्रेरित हो रहे, किंतु वे नहीं जानते कि भारत देश में ऐसी खेती हो पाना लगभग असंभव है। उज्जवल भविष्य का ढिंडोरा पीटने वाले विषय के पक्ष जरा यह बताइए कि यदि इतनी ही अच्छाई है तो किसान कर्ज के बोझ से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। उचित मूल्य न मिलने पर प्याज, टमाटर आदि सब्जियों को सड़कों पर फेंकने में क्यों मजबूर है। गांव सुने क्यों होते जा रहे। महोदय, किसान केवल कहने के लिए अन्नदाता व पालनहार है, उसे समाज में वह आदर व दर्जा नहीं प्राप्त है जो अन्य किसी को होता है। तभी तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता आदि बनने का सपना देखते हैं। क्या कभी कोई भी किसान बनने का सोचता भी नहीं। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर, नेता अपने बेटे को नेता बनाना चाहता है। क्या कभी किसी ने अपने पुत्र को किसान बनाना चाहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण हमें समाज में नहीं दिखाई दिया। महोदय, एक पिता भी अपनी बेटी के लिए हाई इनकम वाला दामाद खोजता है, ऐसे में किसान से कौन ब्याह करेगा। अंत में समय की कमी के कारण मैं यही कहना चाहूंगी, जिस दिन सरकार द्वारा उचित सुविधा और प्रोत्साहन मिलेगा, समाज के प्रभावशाली लोग कृषि क्षेत्र में आएंगे। कृषि क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। उसी दिन विषय के पक्षधरों का कथन सत्य होगा। किंतु इतना परिवर्तन भारतीय समाज में हो पाना बालों से तेल निकालने के समान है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं विषय के पक्षधरों का पुरजोर विरोध करते हुए यही कहना चाहूंगी कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल बिल्कुल नहीं है, यह छलावा मात्र है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभेच्छा साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने कृषि युवाओं के लिए कितना जरूरी और लाभदायक है उस पर अपने मत व्यक्त करने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी हमारे यहाँ के सामान जैसे कि हमारे यहाँ के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। यह कहावत हमारे बुजुर्गों द्वारा कही गई है। उनका मानना है कि खेती करना सबसे अच्छा कार्य है, क्योंकि जो व्यक्ति खेती करता है वो अपना पेट साथ ही अपने देश के लोगों का भी पेट भर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं मर सकता। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कोरोना काल में जब एक अच्छा सा खासा नौकरी पेशा व्यक्ति भी एक एक दाने के लिए तरस रहा था, लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना पेट पाल पा रहा था। समय बदल रहा है, खेती और किसानी के तरीके भी। यही वजह है कि समय के साथ कृषि के क्षेत्र में संभावनाएं भी बढ़ी हैं। आधुनिक खेती ने युवाओं के लिए कई सारे मौके लाए हैं, जैसे कि अब कई सारी डिग्रियां हैं जिनमें युवा पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। देश की सफलता में 80% युवाओं का हाथ होता है। अगर युवा देश के बुजुर्गों के साथ मिलकर खेती करने लगे तो जो लोग हमारे देश में भुखमरी के कारण, खाना ना पाने के कारण मर रहे हैं, वो भी अपना जीवन जी
पाएंगे। लेकिन आजकल के युवाओं की मानसिकता है कि केवल अनपढ़ लोग ही खेती करते हैं। अगर वे पढ़े लिखे होकर खेती करेंगे तो उनकी पढ़ाई का क्या महत्व रहेगा, जिसके कारण कोई भी युवा खेती नहीं करना चाहता। तो आज मैं आप लोगों को एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे अच्छी नौकरी को छोड़कर खेती करना शुरू किया और कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला इंडोर वर्टिकल हाइड्रोपोनिक फार्म स्थापित किया और उनका नाम अजय नायक जी है। और आप सभी को ये भी बताना चाहूंगी कि आजकल कई सारी डिग्रियां हैं जैसे कि एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर, फूड और होम साइंस जैसे कई सारी डिग्रियां हैं जिनमें युवा पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। लेकिन आजकल के युवाओं की मानसिकता है कि अगर वे भले ही कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर ले तो क्या होगा, उनकी आमदनी तो तभी कम ही होगी ना, जिसकी वजह से कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह एक किसान से नहीं करवाना चाहता। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर के बाद प्राइवेट और सरकारी नौकरियां भी कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कृषि अधिकारी है तो वो 8 से 9 लाख की कमाई एक साल में कर सकता है। आईसीआर वैज्ञानिक भी 6 से 7 लाख की कमाई कर सकता है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि 21वीं सदी में जैसे बाकी क्षेत्रों के कर्मचारियों का भविष्य उज्जवल है, वैसे ही एक किसान का भविष्य भी उज्जवल है। धन्यवाद तथा सज्जनों को सादर प्रणाम। मेरा देश कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसानों को हार्दिक अभिनंदन है क्योंकि वे आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक आदि कई समस्याओं का सामना करते हैं और अपने कार्य के प्रति लगातार कार्यरत रहकर अपने व्यवसाय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति जैसे महत्वपूर्ण अध्याय को वैज्ञानिकों के योगदान से लिखा गया, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। भारत तो आत्मनिर्भर बना, लेकिन किसानों की परिस्थितियां क्या ऐसी बन पाई हैं कि हमारे युवा इस क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल देख सके। कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है। मेरा दृष्टिकोण इस वक्तव्य के विपक्ष में है। देश के कृषि क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें उत्पादन की स्थिर दर, आय में कमी, मौसम के मिजाज में बदलाव से हो रही समस्याएं, मृदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण आदि कई कारणों से युवा इस कृषि क्षेत्र में आने के पक्ष में ही नहीं है। हालांकि युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बढ़ती हुई चिंता है, लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग कृषि क्षेत्र में आना ही नहीं चाहते। मेरा यहाँ आप सभी से एक प्रश्न है, आप सभी में से कोई भी कृषि क्षेत्र में जाना चाहेगा? स्वयं किसान भी अपनी मेहनत मजदूरी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कहीं ना कहीं अपने ही पैतृक व्यवसाय में नहीं रखना चाहता है। सीधा व सरल प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, तो फिर किसान अपने ही बच्चों को अपने ही व्यवसाय से अलग क्यों रखना चाहता है? कृषि क्षेत्र अनिश्चितताओं से भरा है। कृषि प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, अन्यथा किसान का जीवन कई पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से घिर जाता है। इसी से संबंधित कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। देवताओं से भी हल नहीं हुई, जिंदगी कहीं सरल नहीं हुई, कि अब के साल फिर यही हुआ, अब के साल फिर यही हुआ, अब के साल फिर फसल नहीं हुई। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा जारी 2014 के एक सर्वेक्षण में यह पता लगाया गया कि लगभग 60% किसान शहर में बेहतर नौकरी के लिए कृषि क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार थे। हकीकत को समझते हुए यह जानना बहुत जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, कहाँ ही कैसे जा सकता है। इसके अलावा आत्महत्या, यह भी किसानों की एक बढ़ती समस्या है। भारत में किसान आत्महत्या 1990 के बाद शुरू हुई। 1997 से 2006 के बीच 1,66,304 किसानों ने आत्महत्या की। इस दृष्टि से देखा जाए तो 2009 अब तक का सबसे खराब वर्ष था, जब भारत के राष्ट्रीय लेखा कार्यालय ने सर्वाधिक 17,368 किसानों के आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज की। अच्छा, आप ही बताइए, जब युवा पीढ़ी
किसानों को आत्महत्या करते हुए देख रही है तो वे कृषि क्षेत्र में जाना क्यों पसंद करेंगे? कहीं ना कहीं किसानों की खराब हालत के कारण ही युवा पीढ़ी कृषि क्षेत्र में नहीं जाना चाहती है। इसी से संबंधित कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। किसान के लड़के ने अपने नाम के आगे डॉक्टर जोड़ लिया, किसान के लड़के ने अपने नाम के आगे डॉक्टर जोड़ लिया, गांव में हल ने भी कोने में पड़े दम तोड़ दिया। ऐसे व्यवसाय में कौन रहना चाहेगा जिसमें बिना किसी गरिमा आय के कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हालत यहाँ तक है कि एक छोटा किसान सरकारी कार्यालय में चपरासी की नौकरी भी पसंद करेगा। उपरोक्त सभी कारणों से भारत में किसानों का भविष्य अभी भी अंधकारमय ही है। यही कारण है कि भारतीय युवा कृषि क्षेत्र में नहीं जाना चाहती। धन्यवाद। यज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम। सम्माननीय विवेकी निर्णायक गण, उपस्थित शिक्षक वृंद तथा मेरे प्रतिस्पर्धियों, मैं प्रदत्त विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं पूछती हूँ कि कौन अभागा होगा जो प्रकृति की गोद में अपने जीवन का निर्वाह नहीं करना चाहता? कौन शुद्ध वायु, निर्मल जल, रसायन रहित अन्न, पवित्र दूध घी का सेवन करते हुए वृक्षों की छांव तले अपने जीवन का नहीं जीना चाहता? जी हाँ, सभी चाहते हुए भी ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पूर्व में हमने कृषि तथा गांवों को दरकिनार करते हुए मात्र औद्योगिक एवं शहरीकरण की ओर जोर दिया। किंतु आज परिस्थिति बदल चुकी है। ये नया भारत है। 2014 के बाद भारत अपनी संस्कृति संस्कार से जुड़ रहा है, जिसका बीज ग्राम्य भूमि में अंकुरित होता है। सरकार जानती है कि 2047 से पतग्राम के लिए राष्ट्र भूमि से गुजरेगा। यही कारण है कि आज किसानों को शहर से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध है, जहां सरकार कृषि उपकरणों पर भारी छूट के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, किसान निधि के साथ किसानों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। वही उन्नत किस्म के बीज, कम से कम समय में फल देने वाले पौधे, टपक खेती, शुष्क भूमि खेती, स्थानांतरण खेती के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, गोधन पालन, डेयरी फार्म तथा वनौषधि के माध्यम से भारतीय किसान अपने जीवन को अपने मित्रों, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आइए, आज गांवों को पढ़े लिखे किसानों की जरूरत है। शहरों में प्रदूषण भरी दिनचर्या एवं आधुनिक कार्य के विवादित विषय कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मेरे विचार आपको पसंद आएंगे। महोदय, मेरे पूर्व वक्ता गला फाड़ कर कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में युवाओं का भविष्य उज्जवल है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कृषि 140 करोड़ की आबादी में कृषि क्षेत्र है कहाँ? जरा यह तो बताओ। यह कोई अमेरिका, रूस, चीन अथवा ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है जहाँ पर हर एक किसान के पास हजारों एकड़ जमीन होती हो। यहाँ पर तो कुछ गिने चुने लोगों के पास ही 100 से 200 एकड़ जमीन बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। अगर औसतन आंकड़ा देखा जाए तो भारत में एक सामान्य किसान के पास 5 से 10 एकड़ जमीन भी नहीं है। साथियों, ऐसी स्थिति में जब कृषि योग्य जमीन ही नहीं है तो युवाओं का भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है? अधिक लागत व कम उत्पादन के कारण कर्जों से परेशान होकर हजारों मजदूर प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं और आप लोग युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का सपना दिखा रहे हो। युवाओं की तो छोड़िए, पिछले 30 से 40 वर्षों में परंपरागत किसानों ने भी खेती करना छोड़ दिया है। आजादी के समय पर 80% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। आज यह आंकड़ा 50% से भी नीचे आ चुका है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि के साथ परिवार बढ़ने लगे और कृषि भूमि में बंटवारा होने लगा। ऐसी स्थिति में कम कृषि भूमि में कृषि व्यवसाय करना घाटे का सौदा होने लगा। बैंक का ऋण व अन्य कर्ज
चुकाते किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी और वे कृषक एक मजदूर बनकर रह गया। और आप लोग युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में उज्जवल भविष्य का सपना ढूंढ रहे हो, जो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से कम नहीं है। अरे भाई, यह जुमला फैलाकर क्यों आप युवाओं को बर्बाद करना चाहते हो? आज के युवा आधुनिक शिक्षा से उच्च प्रतिष्ठित हैं। IIT, IIM जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करके निकलने वाले युवा क्या कृषि व्यवसाय में जाएंगे अथवा बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में ऊंचे पद पर कार्य करेंगे? अंत में मैं तो बलपूर्वक यह कहना चाहती हूँ कि कृषि क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के नाम पर आप युवाओं को गुमराह न करें, वह उन्हें अपना जीवन स्वयं निर्धारित करने दे। जय हिंद। करना ये शायद आज मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सबने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ मंच तक आए, अपनी बात को कहा और इतने ज्वलंत विषय पर आपने बोला। ऐसा लग रहा था कि कितना रिसर्च किया है आपने, एक शोध किया है जिस तरह से PhD में हम लोग किया करते थे। आज मुझे आपको सुनकर ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि ज्वलंत विषय पर आगामी जो हमारा, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, एक तो पानी भी यूज होने वाला है, अब जब सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो इस पोटली का गुजारा कैसे होगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि सभी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब बनने वाले हैं तो हमारे पेट का निदान कहाँ से होगा? यानी आज भी कृषि में जाना, जुड़ना और उन तथ्यों को बारीकी से प्रस्तुत करना ताकि हम आगामी पीढ़ी को, आप लोगों को बता सके कि किस प्रकार से हम कृषि में कुछ अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। भाई, कृषि प्रधान देश से हैं, यहाँ के वंशज से हैं, तो फिर हम क्यों कृषि से पीछे भागे? हमें कुछ नए नए अनुसंधान लेकर आने, रिसर्च लेकर आने, ताकि अपनी पुश्तैनी धरोहर को बचा के रख सके और आगामी पीढ़ी को हम दे सके। और इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी और एक सर्वोदय विद्यालय की प्रधानाचार्य और यहाँ की शिक्षिका सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया और सच में मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा बच्चों को सुनकर। धन्यवाद। कहने को रही नहीं गया है, इतना कुछ सुन लिया मैंने कि मेरे लिए बहुत ही कठिन था निर्णय करना कि मैं किस बच्चे को कितना मार्क्स दूँ। मेरे लिए तो सब आउट ऑफ 50 ही है। सारे बच्चे, बहुत ही कठिन होता है मंच पे आकर बोलना, बहुत ही कठिन होता है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्रतिभागी बने हैं सभी उसके पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और विशेषतर तो विपक्ष लिखना इस मुद्दे पर, पक्ष तो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने विपक्ष लिखा है और विपक्ष के बारे में अपनी बात कही है, मैं उन सभी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, बुरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी है। आप पक्ष लिख सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन उसका निगेटिव लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही पंक्ति के साथ में कि एक मेरा छोटा सा दुआ है कि जितना पौध को चाहिए उतने जल से सींच, जितना पौध को चाहिए उतने जल से सींच, अति हुआ तो पुष्प नहीं होगी खींचम खींच, होगी खींचम खींच। बहुत बहुत आभार कि इस मंच पर मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला। ये जो प्रोग्राम मैं इतनी देर से सुन रहा था, सबसे पहले तो तमाम सारे बच्चों का और उसमें से कुछ लोगों का तो इतना खतरनाक प्रेजेंटेशन था। ऐसा लग रहा था सारे लोग ना, मतलब ये लग नहीं रहा था कि हाँ स्कूल के बच्चे, सारे लोग, मतलब सब लोगों ने ही बहुत अच्छा किया। उसमें से कुछ लोगों का तो बहुत ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन था और आप सभी के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और यही बुलंद आवाज़ आगे बरकरार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरी बात कहने से पहले मैं 2 शब्द एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहना चाहता हूँ। कुछ लोग उनसे मिलने गए और कहा कि
हम हमारे कार्यक्रम में आपको अतिथि वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कितने समय बोलना है। तो उन्होंने कहा सर आप कितना भी समय बोल सकते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं आपकी। तो बोले फिर मुझे उसके लिए कोई तैयारी नहीं करना पड़ेगी। अगर आपकी समय सीमा हो तो मुझे बहुत तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करते हैं तो एक विषय से दूसरे विषय तीसरे विषय में घुसता जाता है, और जहाँ समय सीमा होती है तो वो अपनी तैयारी करता है और अपनी बात उस समय में असरदार कहता है। वही बात मैंने आज बच्चों में देखी है। हम जब 40 साल पहले स्कूल में थे, 45 साल पहले, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते थे, लेकिन समय सीमा और एक रोजगार वाली बात नहीं थी। वो आज के युग में ये जो वक्तव्य है, ये रोजगार बहुत बड़ा रोजगार हो गया है। 15-15, 20-20 लाख, 35-35 लाख रुपए वक्ताओं को मिलते हैं, एंकरों को। और लिटरेचर फेस्टिवल्स में ये जो वक्ताओं को, कुमार विश्वास 35 लाख रुपए लेते हैं, आज शैलेश लोढ़ा 11 लाख रुपए लेते हैं, एक कवि विवादास्पद है मनोज मुंतशिर 15 लाख रुपए लेते हैं भाषण देने का। तो आप में भी वो कला है। आपकी जो प्रस्तुतियाँ हुई हैं, आपने लिखा या आपके टीचर ने लिखा, माता पिता ने लिखा, लेकिन आप उसमें पूरी तरह से डूब गए। तो ये आपने प्रस्तुति दी जिसमें भाषा सरल थी, सहज थी और प्रचलन वाले शब्द थे जो आप अभिव्यक्त कर पाए। अगर आप उस किरदार में उस चीज़ को समझ नहीं पाते तो आप जिस तरह से बोल रहे थे, जिस जोश से, आत्मविश्वास से, वो नहीं कर पाते। रटा वाला मामला नहीं था कि आपको टीचर ने पढ़ा दिया और आपने रट लिया। रटा वाला आदमी था, आपने वो उसको समझा और उसमें उतरे। ऐसा लग रहा था कि आप खुद जी रहे हैं इस किरदार को और बता रहे हैं अपनी बात। आने वाले दिनों में आपका उज्जवल भविष्य, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आप साबित होंगे आने वाले कल में। लेकिन ये बात पक्की है कि वैसे नहीं होंगे जैसे आजकल टीवी पे डिबेट चलती है, लड़ाई झगड़े चलते हैं। आपने बहुत सार्थक और सकारात्मक पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप बहुत बड़े बड़े नामी वक्ता, एंकर बने। विश्व हिंदी अकादमी व मालवा रंगमंच समिति पिछले 26 वर्षों से हिंदी के कार्यक्रम करती है, साहित्यिक, सांस्कृतिक और विविध विषयों पर कार्यक्रम करती है। ऐसा कोई विषय नहीं रहा हमसे जो हम उस पर कार्यक्रम नहीं करें। और हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी कि परसों है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। वो ये विदेशों में जो दूतावास हैं वहाँ पर विश्व हिंदी दिवस हर दूतावास में मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा 6 चीनी, अरबी,
पहले मैं अब हमारी निर्णायिका महोदया से अनुरोध करूंगी कि इन बच्चों को पुरस्कार आप देंगी। निर्णायिका पूजा जी से अनुरोध करती हूँ। सेकंड प्रोत्साहन पुरस्कार है सुहानी सुरेश गुप्ता, KGS सर्वोदय। पुरस्कार मिलता है गुप्ता सेठ ML हाई स्कूल, ये छात्रा तैयार है। फर्स्ट प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है गुप्ता स्मृति शशि कुमार, सेठ ML हाई स्कूल मलाया। तृतीय पुरस्कार जाता है मारवाड़ी कमर्शियल स्कूल से प्रणीता कनौजिया को। मारवाड़ी कमर्शियल स्कूल से प्रणीता कनौजिया को तृतीय पुरस्कार। तीसरे ताली थक गए। पुरस्कार जाता है शर्मा श्रेया अमित, हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर। शर्मा श्रेया अमित, हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये तालियां उन बच्चों को उसकी रसीद होती है जो वो 3 मिनट में इतना बड़ा मैटर याद करके आपके सामने प्रस्तुति करते हैं इतनी सुंदर तरीके से। अब अंतिम प्रथम पुरस्कार जाता है अंशिका वीरेंद्र राय, KGS सर्वोदय स्कूल को। मैं मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस छात्रा को पुरस्कार प्रदान करें। मुख्य अतिथि अंशिका और मैडम से अनुरोध है कि वो वहीं बने रहें, क्योंकि शील्ड के प्राप्तकर्ता भी हमारा विद्यालय है, KGS सर्वोदय स्कूल। मैं बाकी निर्णायकगण और श्री रमोना सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वो भी शील्ड देने के लिए मंच पर आगे आ जाएं। इस वर्ष का शील्ड भी हमारे विद्यालय KGS सर्वोदय स्कूल को जाता है। बच्चों, शील्ड हमारे पास आई है, ताली तो बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे जितने भी है कि जब हमें खुद शील्ड प्राप्त होती है तो हम उसे परंपरा के अनुसार अपने पास न रख के जो सेकेंड हाईएस्ट स्कूल है उसे वो शील्ड देते हैं। तो इस शील्ड को इस बार लेके जाने वाले हैं हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर के विद्यार्थी। तो विद्यार्थी और उनके सर से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर के विद्यार्थी और बच्चों बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये सेकेंड हाईएस्ट इसीलिए उनके पास शील्ड जा रही है।